हेलो फ्रेंड्स, आज हम 26 तारीख के पहले शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट को। द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज़ कॉस्टली देन व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर। इसका क्या मतलब है, जो चेयर मैंने अभी खरीदी वो ज़्यादा महंगी है जो चेयर मैंने पिछले साल खरीदी थी उससे। तो इज़ कॉस्टली लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ में आप देखिए इज़ कॉस्टली, यहाँ कंपैरिजन वाली कोई बात आ रही है ना, तो इज़ कॉस्टाइलर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कुछ कंपेयर कर रहे हैं ना पिछले साल से, तो कॉस्टाइलर आपका बेहतर आंसर पड़ेगा, ऑप्शन फोर्थ। सेकंड में देखिए तो एंटोनिम पूछ रहा है शब्द प्रोफ्यूज़ का। प्रोफ्यूज़ मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज़ मतलब होता है समथिंग विच इज़ इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई पाया जाए तो उसे हम प्रोफ्यूज़ कहेंगे। उसके लिए हमारे पास एंटोनिम है शब्द स्कार्स। स्कार्स मतलब समथिंग विच इज़ लिमिटेड इन अमाउंट, विच इज़ नॉट एम्पल, लिमिटेड हो, नॉट इनफ हो, उसे कहेंगे। हम्बल मतलब क्या होता है, मॉडेस्ट, विनम्र। प्रॉम्प्ट मतलब एकदम क्विक, इमीडिएट। और जस्ट मतलब होता है फेयर, है ना। तो फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे अंडरलाइन ईडीएम का मतलब पूछ रहा है। द कंपनी अंडरस्टूड दैट दीज स्मॉल प्रोटेस्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कंपनी ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के, किस वजह से, कि उन्हें लो वेजेस दिए जा रहे हैं, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा जो दिखाई दे उसे आप कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। क्या मतलब होगा, इसका आंसर क्या होगा, अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज़ रियली मच ग्रेटर। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपसे पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है। रोहित डिड नॉट स्लैप कुणाल, तो कुणाल वॉज नॉट स्लैप्ड बाय रोहित, ये हो जाएगा। कुणाल वॉज नॉट स्लैप्ड बाय रोहित। यहाँ पे देखिए हैज़, हैव, हैड का कोई पार्ट ही नहीं था। यहाँ हैज़ है, यहाँ हैड है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। यहाँ बीइंग आ गया जबकि हमारा कोई आईएनजी वाला पार्ट नहीं था, ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए आपसे क्या कह रहा है। PQRS आ गया फिर से, इसको हमें मीनिंगफुल सेंस में बनाना है। तो पढ़ के देखते हैं। अगर रफली आप पढ़ें तो दैट, क्यों ओ से तो शुरुआत होनी नहीं चाहिए। हम देख सकते हैं आप यहाँ पी से है या तो एस से है। पढ़ के देखते हैं। फ्रॉम द फास्टेस्ट फोर्सेज केम अंडर, अंडर के बाद अगर हम जाएँ ओ, दोनों तरफ हो, अंडर दैट, अंडर के बाद दैट नहीं आना चाहिए, तो पी वाले भी दोनों एलिमिनेट कर दीजिए, बचे एस वाले। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे क्यू है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, क्यू के साथ ज़्यादा बेहतर सेंस जा रहा है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कंट्रोल ऑफ द USSR, ठीक है, इसके साथ अगर जाएँ ओ, द कंट्रोल ऑफ द USSR द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, फिर पी दैट द सोवियत आर्मी एट लिबरेटेड। देखिए ये भी प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा, तो ये भी गलत हो गया, बचा ये, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ के फ्रेम करते हैं। सबसे पहले आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी, उसके बाद ओ, दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड, जिसे कि सोवियत आर्मी ने लिबरेट कर दिया, मैंने फ्रीडम दिला दी। फिर पी फ्रॉम द फास्टेस्ट फोर्सेस केम अंडर, फास्टेस्ट फोर्सेस से उन्हें लिबरेट कराया था। फिर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ USSR, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो कि जिसे कि सोवियत आर्मी ने उसे लिबरेट कर दिया था फास्टेस्ट फोर्सेस द्वारा, फास्टेस्ट फोर्सेस ने जिन पे कब्जा कर रखा था उनसे लिबरेट कराया और खुद के अंडर में ले आए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम चलें तो देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ आपको अंडरलाइन पार्ट को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। पढ़ के देखते हैं। R.N. Wright's literary work helped refined discussions in race relation in America in the mid 20th century। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन रेस रिलेशन इन अमेरिका। तो R.N. Wright's literary work helped redefine discussions। R.N. Wright का जो लिटरेरी वर्क था उसने काफ़ी हद तक हेल्प किया, किस चीज़ के लिए हेल्प किया, रीडिफाइन करने के लिए, किस चीज़ की डिस्कशन, अबाउट द रेसेस इन अमेरिका, जो भी अलग अलग रेस के रिलेशन होते थे एक दूसरे से, उनके बारे में। मिड 20th सेंचुरी की ये बात है। तो डिस्कशंस इन नहीं होता है, डिस्कशंस ऑफ होता है, डिस्कशंस ऑफ रेस रिलेशन इन अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में जंबल फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ, मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है। पढ़ के देखते हैं। अगर हम सी से शुरू करें, इट वॉज बिल्ट 40 ईयर्स अगो, और फिर बी, इट इज़ कॉल्ड अर्सी एरिसी बोडिश, फिर डी, इट इज़ ऑल्सो, ये सेंस बराबर दे नहीं रहा है तो ये तो गलत हो गया। डी के साथ अगर हम शुरू करें, इट इज़ ऑल्सो, ऑल्सो से आपकी शुरुआत नहीं होती है, ऑल्सो तब कहते हैं जब आपने कुछ कहा हुआ उसके बाद, तो ये दोनों भी गए, बचा ऑप्शन फर्स्ट, फोर्थ, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो पढ़ें, अगर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इज़ इन पोर्तो रिको, उसे क्या कहते हैं, एरिसीबो डिश, और इट इज़ ऑल्सो 300 मीटर्स अक्रॉस, 300 मीटर अक्रॉस है, चौड़ा है, और 40 साल पहले से बनाया गया था। फोर्थ करेक्ट हो गया। एट्थ में अगर आप चलें तो वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और सिचुएशन, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और जो सब हर चीज़ में नेगेटिविटी देखी उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट विशेषज्ञ, और सेंट माने संत। नाइन्थ में अगर हम चले तो सिनोनिम पूछ रहा है, अंडरलाइन वर्ड फ्रूगल का। फ्रूगल मतलब होता है माइजर, जो ध्यानपूर्वक पैसे की खर्च करे। उसके लिए हमारे पास शब्द है थ्रिफ्टी, मतलब केयरफुली और बहुत केयर एंड टेंशन के साथ जो स्पेंड करे उसे आप थ्रिफ्टी कहेंगे। इवन व्हेन ही वॉज लेफ्ट विथ प्लेंटी ऑफ फॉर्चून ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ, उसके पास इतने सारे पैसे थे उसके बावजूद वो एक बहुत ही मतलब कंजूसी या बहुत कम पैसे खर्च करके जीवन जीता था। हार्ड वर्किंग, जो मेहनत करे, पर्पसलेस, जिसका कोई पर्पस ना, और एक्स्ट्रॉर्डनरी माने जो बेहतरीन हो, नॉर्मल से बेहतर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एंटोनिम पूछ रहा है अंडर ब्रैकेटेड पार्ट का। द ऑथर्स राइटिंग वॉज सो कैप्टिवेटिंग दैट रीडर्स वेर एंथ्रेल्ड वाइल द अदर बुक्स लेफ्ट देम कम्प्लीटली अनइंटरेस्टेड। उस रीडर की जो राइटिंग्स थी उससे लोग इतने एंथ्रेल्ड हो गए थे कि बाकी जो किताबें थी उनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंथ्रेल्ड मतलब समथिंग विच इज़ कैप्टिवेटिंग, जो आपको पूरी तरह अपनी तरफ आकर्षित करे, फैसिनेटिंग रहे। तो उसके लिए हमारे पास एंटोनिम हो जाएगा बोर्ड। बोर्ड मतलब जो आपको एकदम अनइंटरेस्टिंग लगे, बिल्कुल मज़ा सा ना आए। इंट्रीग मतलब होता है क्यूरियस, अग्रीमेंट एक तरह की सहमति, और इंटरेस्टेड मतलब कहीं कोई रुचि लेना। थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट में चले 11th में, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। आप देखिए रिसीव गलत लिखा है, यहाँ पे ई होगा फिर आई होगा, तो ये सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर। नेसेसरी माने कुछ आवश्यक, पोजेशन मतलब आपका स्वामित्व हो किसी चीज़ पे, आपका खुद का हो। एकोमोडेशन माने रहने की व्यवस्था। स्पेलिंग देखिएगा, डबल सी और डबल एम दोनों होता है। आगे चले 12th पे, तो वन वर्ड को सब्सटीट्यूट करने को कह रहा है। हिज पेरेंट्स डिडंट अलाउ हिम टू एनरोल इन द आर्ट्स कॉलेज बिकॉज ही इज़ अ डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। उसके पिताजी या उसके पेरेंट्स ने उन्हें आर्ट्स कॉलेज में एनरोल नहीं करवाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना आर्ट्स ना साइंस लिटरेचर में उत्सुक थे। उनका मतलब इनिशियली तो वो परसू कर लेते थे, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं था उन्हें। उसे हम कहते हैं डिलेटेंट, समवन हु टेक्स अप थिंग्स विदाउट हैविंग स्पेसिफिक नॉलेज और विदाउट एक्चुअली हैविंग अ डीप नॉलेज ऑन टू इट। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया। टेसिटर्न मीन्स अ साइलेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। इग्नोरामस का मतलब होता है समवन हु इज इग्नोरेंट, और कनोइसर मतलब होता है एक्सपर्ट इन सम फील्ड। कनोइसर का स्पेलिंग देखिएगा, डबल एन भी होता है, डबल एस भी होता है। आगे अगर आप चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो ये आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करने को कह रहा है। विल यू गिव मी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, विल यू गिव मी, तो यहाँ पे विल यू बी गिवन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय मी। विल यू है तो यू के यू है, यू आ गया तो आपके सेंटेंस में आई आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। वुड एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बी गिवन, ये भी गलत हो गया, मी वाला पार्ट मिस हो रहा है। अब ये अगर आप देखें, विल आई बी गिवन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय यू, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए वुड आ गया इसीलिए गलत हो गया, ये दोनों तो वुड की वजह से गलत हो गए, और यहाँ पे यू आ रहा है जबकि यहाँ आई हमें चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया, तो सेकंड करेक्ट है। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे क्या कह रहा है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिए हुए हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। एरर पहचानने को कह रहा है। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। अब यहाँ देखिए बट इट हैड नो इफेक्ट, यहाँ पे दिख रही शब्द ये इफेक्ट ही गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह पे इफेक्ट होना चाहिए, ई डबल एफ ई सी टी। इफेक्ट माने प्रभाव, इफेक्ट दोनों का ही वैसे तो मतलब प्रभाव ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये इफेक्ट वाला होगा। इफेक्ट माने उसके ऊपर कोई असर ना हुआ, इफेक्ट माने आउटकम होता है, ये वाला इफेक्ट आउटकम वाला, ये वाला इफेक्ट प्रभाव वाला, तो इफेक्ट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बट इट हैड नो इफेक्ट, ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th में स्पेलिंग एरर पूछ रहा है। सेंटेंस सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर, तो इनमें से एक ही में होगा, पढ़ के देखते हैं। तो द वेनिरेटेड सिंगर वॉज ऑल्सो
सीक्रेटिव, वेनरेटेड माने रिस्पेक्टेड हो गया, सीक्रेटिव भी ठीक है। मूडी एंड वेरी इंटेंस, फेमस फॉर इरेटिक एंड डिफ़िकल्ट बिहेवियर। वो जो रिस्पेक्टेड सिंगर था वो मूडी भी था, कभी कभी वेरी इंटेंस हो जाता था, फेमस था अपने इरेटिक और डिफ़िकल्ट बिहेवियर के लिए। इसमें तो सारी स्पेलिंग सही है, वेनरेटेड, सेरेक्ट, सीक्रेटिव और आपका इरेटिक भी ठीक है, बिहेवियर भी ठीक है। सेकंड में चले तो एलिफेंट्स आर इन ट्रबल मेनली बिकॉज पीपल डिज़ायर आइवरी ट्रिंकलेट्स दैट आर मेड ऑफ टस्क्स ऑफन gruesomely killing them to achieve this their purpose। तो अगर आप देखें आइवरी भी ठीक लिखा हुआ है, ट्रिंकलेट्स भी ठीक लिखा हुआ है। हाथी दांत के लोग तस्करी करते हैं ना, और उन्हें बहुत ही उन्हें परेशान करके उन्हें मार देते हैं अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। इसमें सारे ही सही लिखे हैं, ग्रूसमली भी ठीक है। अगले में देखें रिसर्चर्स रिकमेंड दैट पेस्टिसाइड शुड नॉट बी यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली एज दे एलिमिनेट बायोडाइवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इनडिस्क्रिमिनेटली भी ठीक है, पेस्टिसाइड्स भी ठीक है। तो रिसर्चर्स ये मानते हैं कि पेस्टिसाइड को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, वरना वो बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर जनरेशन के लिए एलिमिनेट कर देते हैं। तो सारे सही है, मैंने फोर्थ में ही गलती होगी। जर्नलिज्म इज़ ऑफन द वर्क ऑफ पेन टेकिंग रिगर एंड परसीवरेंस, PERSE। अब देखिए यहाँ पे परसीवरेंस गलत लिखा हुआ है, PERSEVE, आर यहाँ ई लिखा हुआ है, यहाँ ए होगा, परसीवरेंस, परसीवरेंस। तो यही आपका यहाँ पे गलती है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। दैट डिटेल्स द सोशल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ये कह रहा है कि पत्रकारिता एक अक्सर कठिन परिश्रम और सहनशीलता का कार्य होता है जो हमारे जो सामाजिक राजनीतिक अनुभव को दर्शाता है। फोर्थ करेक्ट हुआ। 16 पे अगर हम चलें तो देखिए आपसे कह रहा है एंटोनिम बताओ अंडरलाइन पार्ट का। अंडरलाइन पार्ट क्या है? एक्सेस। आई डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन इन दिस मैटर। मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं है इस मैटर में इन्फॉर्मेशन का। एक्सेस मतलब होता है आपका, मतलब उसमें अनुमति, राइट्स टू एंटर, और डिनायल हो जाएगा टू हैव नो राइट्स टू एंटर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगर आप 17 पे चलें तो देखिए 17 आपको कह रहा है सिनोनिम बताओ अंडरलाइन पार्ट का। तो पढ़ते हैं, ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड गुड हार्टेड मैन दैट शी हैड एवर मेट। तो वो सबसे ऑनेस्ट और गुड हार्टेड पर्सन था जिससे वो आज तक मिली थी। मतलब आज तक जितने लोगों में मिली उससे सबसे ज़्यादा वही ऑनेस्ट और गुड हार्टेड पर्सन उसे वो नज़र आया। सिनोनिम बताना है ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट मतलब होता है क्या? सिंसियर। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायस मतलब जिसका एक तरफ को झुकाव हो। पक्षपाती। फेक मतलब होता है नकली, और डिसेप्टिव मतलब भी मिसलीडिंग या भ्रामक। तो फोर्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें तो ये सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है, अंडरलाइन पार्ट को पढ़ते हैं। रणवीर नेवर हैज़ द हैबिट ऑफ मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो रणवीर के पास कभी भी वो हैबिट नहीं थी मेकिंग अ बी लाइन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, जैसे कि बीज जाती हैं। रणवीर की ये हैबिट कभी भी नहीं थी कि वो अपने एकेडमिक एक्टिविटी में एकदम स्ट्रेट होके और एकदम चुस्त होके तेज़ी से एक दिशा में चले। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। 19 में देखिए वर्ब या वर्ब फ्रेज को फिल करने को कह रहा है। अक्षया डैश हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव्ड अ हाई स्कोर। अक्षया स्टडीड, पढ़ा उसने, हार्ड, बहुत मेहनत से उसने पढ़ा और अच्छा स्कोर किया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। 20th में देखिए 20 नंबर पूछ रहा है अंडरलाइन पार्ट का। दिस लाइब्रेरी बिल्डिंग इज़ वेरी हाई एंड हैज़ 25 फ्लोर्स। वेरी हाई माने बहुत ऊंची, हाई का हो जाएगा लो माने नीचा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है यहाँ पे 25 फ्लोर है, काफ़ी हाई है। स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, सॉलिड। एलिवेटेड का क्या मतलब होता है? समथिंग विच इज़ रेज्ड, ऊंचा जो हो। और हेल का क्या मतलब होता है? हेल्दी, स्वस्थ। तो थर्ड करेक्ट था। अब हम चलते हैं पैसेज पे। तो यहाँ से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 2022 sees us entering third year of the pandemic and the harm dash children is increasingly evident। 2022 जो था वो हमें बताता है हम तीसरे साल में चल रहे हैं पैंडमिक के बाद। एंड द हार्म डन टू, डज टू, डिड टू या सीम्स टू। हार्म डन टू, उसने हार्म किया ना, तो इसलिए हार्म डन टू हमारा सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा, कंप्लीटेड ऑन है ना। तो फर्स्ट में हो गया डन चिल्ड्रन इज़ इंक्रीजिंगली एविडेंट,
मतलब ये काफ़ी हद तक एविडेंट है कि उसने बच्चों के ऊपर एक प्रभाव पड़ा था, उन्हें हार्म किया था। आगे पढ़ें, अ रिकॉर्ड राइज इन चाइल्ड पॉवर्टी, इसकी वजह से चिल्ड्रन की पॉवर्टी में काफ़ी राइज हुआ था पैंडमिक की वजह से। सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन डैश वैक्सीनेशन, सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन रूटीन वैक्सीनेशन, सेटबैक्स टू, है ना, मतलब इस वजह से क्या हुआ था, जो उनके नॉर्मल जो वैक्सीनेशन होते थे उन पे भी कहीं ना कहीं टोल हुआ, उन पे भी असर पड़ा, तो इसीलिए रूटीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इरेगुलर देखिए यहाँ पे, इरेगुलर नॉट रेगुलर, सिमिलर भी नहीं होगा, डिफरेंट, ये तीनों ही मीनिंग कुछ रेलिवेंट दे नहीं रहे, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम चले तो डिस्ट्रप्शंस टू एजुकेट फॉर एंटायर जनरेशन, मतलब इसने क्या किया, एक तरह का डिस्ट्रप्शन कर दिया पूरे जनरेशन को एजुकेट करने में, क्योंकि वहाँ पे बच्चे तो ऐसे ही पास हो गए। आगे चले, दैट हार्म डैश एज एन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड्स एफर्ट्स टू मैनेज द क्राइसिस, तो ये जो हार्म था ये किस तरह से इमर्ज करके आया, जो कि एक अनअटेंडेड साइड इफेक्ट था कि जिस तरह वर्ल्ड ने कोविड पैंडेमिक को मैनेज नहीं कर पाया, इसका एक ये साइड इफेक्ट आया जिससे कि बच्चों को हार्म पहुंचा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सही शब्द, दैट हार्म, यहाँ पे क्या होगा, हैव इमर्ज, हैज़ इमर्ज्ड, सिंगुलर के साथ जाएंगे, ऑप्शन सेकेंड, हैज़ इमर्ज्ड एज एन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड्स एफर्ट्स टू मैनेज द क्राइसिस। आगे अगर हम चलें, कोविड हैज़ बीन अ यूनिकली डिसइक्वलाइजिंग क्राइसिस, कोविड एक तरह का डिसइक्वलाइजिंग मतलब बराबर ना कर पाने वाला एक क्राइसिस के तौर पे माना जाता है। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ। लॉपसाइडेड डैश वैक्सीन्स aside, learning losses have been greatest among poorest children. lopsided क्या, lopsided access to, मतलब किसी को वैक्सीन मिल रही थी, किसी को नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से क्या हुआ था, असाइड मतलब इसकी वजह से साथ ही साथ लर्निंग लॉस, ये एक तरह के ग्रेटेस्ट लॉसेस थे पोर चिल्ड्रंस के लिए। एंड जॉब लॉसेस हैव बीन डिसप्रपोर्शनेटली बॉर्न बाय वुमेन एंड यूथ, और जो जॉब लॉसेस हुए थे इसकी वजह से ये भी मोस्टली विमेन और जो यूथ, जो नए बच्चे थे, उन्हीं के द्वारा हुए। आगे अगर हम पढ़ें तो व्हाट नेक्स्ट फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन इज़ द ईयर अहेड, अब जो आगे के जो साल है उसमें और क्या वर्स्ट हो सकता है बच्चों के लिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एज द पास्ट 2 years प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन विल कंटिन्यू टू हिंज, अब जैसे कि पिछले 2 साल में बच्चों की जो ग्रोथ रुकी थी, इसी तरह आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू होगी। टू हिंज डैश ऑन दी पैंडमिक एंड हाउ इट मैनेज्ड, टू हिंज व्हाट, टू हिंज फोरमोस्ट ऑन द पैंडमिक एंड हाउ इट मैनेज्ड, ये क्या करेगा, फोरमोस्ट से मतलब सबसे आगे बढ़कर ये इफ़ेक्ट करेगा पैंडमिक का, और इस किस तरह से उसे मैनेज किया गया उस पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। बस हमारे 2 और सेट बचे हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।